ओके आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अपने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर SA 299 किससे डील करता है? ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बोलिए किससे? ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब जरा सुनिए, 299 प्रिंसिपल्स देता है फॉर इफेक्टिव ज्वाइंट ऑडिट्स। 299 कवर नहीं करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अनदर ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन कंपोनेंट। उस रिलेशनशिप को कौन सा ऐसे गवर्न करता है? जल्दी बताइए। उसको गवर्न करता है, कमांडर में जल्दी बोल दो। उसको गवर्न करता है SA 600। ओके चलिए आ जाओ, फोकस यहां पे अभी के लिए। तो 299 प्रिंसिपल्स बताएगा, लेकिन आपका अनदर ऑडिटर से क्या रिश्ता है उसको ये ऐसे गवर्न नहीं करता, उसको हम लोग 600 से गवर्न करते हैं। 299 के ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए नॉट सो रेलेवेंट, बट आपको पता होना चाहिए। 299 प्रिंसिपल्स बताता है कि कैसे जो है हमें क्या प्रिंसिपल्स फॉर द ज्वाइंट ऑडिटर्स फॉर कंडक्टिंग द ज्वाइंट ऑडिट। प्रिंसिपल्स कैसे ज्वाइंट ऑडिटर्स को ज्वाइंट ऑडिट करना चाहिए। दूसरी बात, अप्रोच बताता है टू द प्रोसेस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट, यानी ज्वाइंट ऑडिट का प्रोसेस जो है वो कैसा होना चाहिए। तीसरी बात, एरियाज ऑफ वर्क बताता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एरियाज ऑफ वर्क को एंड कवरेज देयर ऑफ बाय ईच ज्वाइंट ऑडिटर। और ऐसी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर। एक बार और बोल देता हूं। नंबर 1, प्रिंसिपल्स बताता है ज्वाइंट ऑडिटर्स को जो फॉलो करने हैं वाइल कंडक्टिंग ज्वाइंट ऑडिट। साथ में अप्रोच बताता है जो आपको फॉलो करनी है फॉर द प्रोसेस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट। फिर आपको हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग द डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ वर्क एंड कवरेज, और हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर। प्रिंसिपल, अप्रोच, एरिया ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों आइडेंटिफाई, इसको आप बोल सकते हैं कि भाई हेल्प करता है प्रिंसिपल्स बनाने में और यूनिफॉर्म अप्रोच बनाने में। नाउ ज्वाइंट ऑडिट क्या होता है? इज एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंटेड हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी बाय 2 और मोर ऑडिटर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? अगेन इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और इन ऑडिटर्स को आपस में हम लोग क्या बुलाते हैं? ज्वाइंट ऑडिटर्स बुलाते हैं। अब ये जो अप्रोच वाला पार्ट है, ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, एलोकेशन ऑफ वर्क, दिस इज क्लियर कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम SA 300, some parts of 315 and some parts of 330। क्विकली कवर करते हैं। नंबर 1, ज्वाइंट ऑडिट की पहली रिक्वायरमेंट, प्लानिंग की पहली रिक्वायरमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो क्या ज्वाइंट ऑडिट में एंगेजमेंट पार्टनर और की ऑडिट टीम मेंबर्स को प्लानिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए? यस। नंबर 2, इसके बाद हम लोग क्या स्टैब्लिश करेंगे? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। जैसे स्ट्रैटेजी सुने आपके मन से आवाज आना चाहिए स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, एंड इट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। पुराना 300 वाला रेफरेंस है ये, राइट। इंटरमीडिएट वाले वीडियो देखेंगे ना, फाइनल वालों को मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि ये पढ़ते हैं फाइनल में, उन्हें पता नहीं और क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एनीवेज, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान के अंदर यहां पे आपको याद रखना है इंटरमीडिएट का एक टॉपिक, SA 300 का एक टॉपिक जो था कि भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते समय कौन कौन से फैक्टर्स को आपने ध्यान में रखना है, वो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान के हेडिंग के अंदर आ गया है। ऑडिट प्लान ऑब्वियसली कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से पहले बनाएंगे, और ऑडिट प्लान में हम लोग क्या करेंगे? CS, RO, ETE, PEAOE एंड NET ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप डिफाइन होना चाहिए। नंबर 2, आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होने चाहिए। नंबर 3, क्लियरली आइडेंटिफाइड एरियाज होने चाहिए कि एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स कहां पे ज्यादा लगने वाले हैं। नंबर 4, आपकी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी और अदर एंगेजमेंट्स में से जो आपके पास नॉलेज आई है आपको वो भी कंसिडर करनी चाहिए प्लान करते समय। एंड फाइनली आपको डिसीजन लेना है नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड। रीडिंग करवाता हूं, इधर देखो। सो CS, RO, ET, सबसे पहले CS यानी कि कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप। आइडेंटिफाई ऑडिट एरिया डिवीजन, आप लोग प्लानिंग करते समय ही ऑडिट एरिया का डिवीजन आइडेंटिफाई करेंगे, कॉमन एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे। इससे क्या क्लियर हो जाएगा? स्कोप क्लियर हो जाएगा। एरिया डिवीजन, कॉमन एरियाज, क्लैरिटी ऑन स्कोप। फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लीजिए कि भाई रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंगेजमेंट में, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं? टाइमिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कम्युनिकेट करेंगे आपस में ज्वाइंट ऑडिटर्स के भाई एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स जो है कहाँ पे ज़्यादा लगने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स ज़्यादा कहाँ पे लगने वाले हैं। देन साथ साथ में हमारी जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हुई थी, ये भी आपको मैंने याद कराई थी, 220, 220, 210, एथिकल रिक्वायरमेंट को लेके, क्लाइंट की इंटीग्रिटी को लेके, एग्रीमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेके जो आपकी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हुई थी, उसमें जो आपको नॉलेज मिली थी, हम उसको भी कंसिडर करेंगे प्लान करते समय। और साथ साथ में NET ऑफ रिसोर्सेज जो नेसेसरी हैं टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, हम उसको भी कंसिडर कर लेंगे। आ जाओ जी। देन इसके बाद अगेन 2 छोटे छोटे से पॉइंटर्स, असेसमेंट ऑफ रोमम,
हर ज्वाइंट ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, रोमम को असेस करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, क्या भाई ये रिस्क ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क है या असर्शन लेवल रिस्क है। फिर ऑडिट प्रोसीजर, हर ज्वाइंट ऑडिटर डिस्कस करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, कम्युनिकेट करेगा एनईटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर फॉर कॉमन एंड स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज टू टीसीडब्ल्यूजी। ओके, सो बेसिकली आपको क्या बोल रहे हैं कि आप लोग जो है वो ऑडिट एरियाज पे क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने वाले हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और जो डिवीजन है वो आप टीसीडब्ल्यूजी को भी कम्युनिकेट करते हैं। एंगेजमेंट एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, होशियार, खबरदार। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि यहाँ पे कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर की बात चल रही है, जो एंगेजमेंट लेटर के साथ ही आता है, रेफर टू SA 210, वहाँ पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देते हैं। तो एंगेजमेंट लेटर हम लोग कॉमन लेंगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी हम लोग कॉमन लेंगे, बट याद रखिएगा इसका प्रैक्टिकल वर्जन कुछ और है। हमने स्टूडेंट से भी, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली ज्वाइंट ऑडिट कर रहे हैं उन्होंने भी बताया था, बट आपके एग्जाम में MCQ आ जाए तो जब तक वो बहुत स्पेसिफिक डिटेल नहीं दे रहे हैं तो याद रखिए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर कैसा होता है, कॉमन ही होता है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पहली चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है स्टैंडर्ड में वो है एलोकेशन ऑफ वर्क। तो आपने वर्क आइडेंटिफाई कर लिया, आपने एलोकेट कर लिया, अब आप लोग क्या करेंगे, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उस पर सारे ज्वाइंट ऑडिटर साइन करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को। Once the work is identified and allocated, please create a work allocation document. Signed, it should be signed by all the joint auditor and it must be communicated to TCWG. Why? Because ये हमारा work allocation document क्या आपको help करता है? It will help you in avoiding disputes and confusion among joint auditors and between joint auditors and the entity. अच्छा जी. Now, responsibility and coordination among joint auditors. इन तीनों को मिक्स करके मैं एक बात बोल सकता हूं क्या? Yes, याद रखिए मेन क्या बात है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग ज्वाइंट ऑडिटर्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क, ये लाइन ऐसे लिखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग ज्वाइंट ऑडिटर्स, ईच ज्वाइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू सच ज्वाइंट ऑडिटर। फिर से बोलता हूं, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क विच इज डिवाइडेड, विच इज क्लियरली डिवाइडेड, ईच ज्वाइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क एलोकेटेड टू सच ज्वाइंट ऑडिटर, राइट, इंक्लूडिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, चाहे फिर वो रिस्क असेसमेंट है, चाहे फिर वो आपके रिस्पॉन्सेज हैं, चाहे वो आपके एविडेंस है, फॉर ईच एंड एवरीथिंग ओनली दैट ज्वाइंट ऑडिटर विल बी रिस्पॉन्सिबल जिसको वर्क जो है वो एलोकेट हुआ है। जो वर्क डिवाइड हो गया है, तो फिर जिसके हिस्से में वर्क गया है वही रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। इन सब का भी क्रक्स वही निकल के आ रहा है। इसमें क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंप्लीकेशन क्या है, हो सकता है आपके सवाल में लिखा हो कि वर्क डिवाइडेड नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर ज्वाइंट ऑडिटर ने उसे एग्जीक्यूट किया है, तो यहां पे दो बातें लिखेंगे, भाई जिसने एग्जीक्यूट किया है वो ही रिस्पॉन्सिबल है, और वायलेशन ऑफ SA 299 भी है कि एग्जीक्यूट उसने किया और इन्होंने प्रॉपर डिवीजन नहीं करी थी, एलोकेशन डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा था, तो वायलेशन ऑफ 299 भी रहेगा। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। आइए, देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कौन से ऐसे काम हैं जिसके लिए ज्वाइंट ऑडिटर्स जो हैं वो टुगेदर रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं, ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। ये हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया। वर्क नॉट डिवाइडेड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ IT सिस्टम ऑफ द एंटिटी, डिसीजन टेकन बाय ऑल फॉर कॉमन ऑडिट एरियाज विच गाइड्स इन डिसाइडिंग द नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। एग्जाम्पल, मटीरियलिटी। अच्छा जी, मैटर्स टू नोटिस, एक को पता चला, सबको बताया, सबने एग्री किया, एक को पता चला, सबको बताया, सबने एग्री किया, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन डिस्कवर्ड। ओके जी, वर्क नॉट डिवाइडेड, डिसीजन टेकन बाय ऑल, मैटर्स टू नोटिस, मैटर्स which brought to the notice of the joint auditor by any one of them and on which there is agreement among the joint auditors। अच्छा जी, then फिर बाकी तीनों तो बहुत आसान। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद लॉ रेगुलेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद LR SA ICAI प्रोनाउंसमेंट, लॉ रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ICAI प्रोनाउंसमेंट। अच्छा जी, चलिए, देन एक खास बात और याद रखिए कि अगर आप एक ज्वाइंट ऑडिटर हैं और आपको कोई ऐसा मैटर मिलता है विच इज रेलेवेंट फॉर अदर्स, आपको उसे कम्युनिकेट करना है इन राइटिंग टू ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर्स बिफोर ऑडिट कंप्लीशन। ऑडिट कंप्लीशन से पहले आपने उसे कम्युनिकेट करना है। ओके, देन हमारे पास कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ज्वाइंट ऑडिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू इशू अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। In case of disagreement, they can issue a separate audit report. A joint auditor is not bound by the view of other majority of joint auditors. हाँ जी, clarity है, जल्दी बोलिए। And in case they are issuing a separate audit report, they have to give reference to the other audit report in their audit report by inserting a other matter paragraph as per SS 706. So every auditor who is issuing a separate audit report must refer to the other audit reports in their audit report
by inserting other matter paragraph under SA 706. डन। अदर मैटर पैराग्राफ भी यहां पे बोल देता हूं। अदर मैटर पैराग्राफ 706 में आपको सिखाया जाएगा। अदर मैटर पैराग्राफ हम उन मैटर्स के लिए इशू करते हैं या उन मैटर्स के लिए इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं जो मैटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड नहीं है बट आर रेलेवेंट फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रोसीजर्स एटसेट्रा। डन। आ जाइए जी। तो ये पॉइंट हमने कर लिया। वर्क ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर्स, जरा ध्यान से देखिए। मैं एज अ जॉइंट ऑडिटर एज्यूम कर सकता हूं कि बाकी सारे जॉइंट ऑडिटर्स ने अपना वर्क एज पर ऐसे किया है एंड मेरे लिए ये नेसेसरी नहीं है कि मैं उनके काम का रिव्यू करूं कि उन्होंने भाई जो है काम एज पर ऐसे किया है या नहीं किया है। ओके, ये बात समझ आती है आप लोगों को? बोलिए यस और नो। याद रखिएगा ये नेसेसरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ जॉइंट ऑडिटर टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म। मेरे लिए बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि मैं रिव्यू करूं किसी और जॉइंट ऑडिटर के काम को कि भाई उसने एसएस के हिसाब से काम किया है कि नहीं। दूसरी बात, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि अदर जॉइंट ऑडिटर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम एज्यूम कर रहे हैं दैट दे हैव शेयर्ड देयर सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन और डिपार्चर फ्रॉम एफआरएफ रेलेवेंट टू देयर ड्यूटीज। तो अगर उनको कोई भी डिपार्चर दिखा एफआरएफ से तो उन्होंने शेयर किया है, ये भी मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। एंड बिफोर फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर शुड डिस्कस एंड शेयर देयर रिस्पेक्टिव कंक्लूजन। ऑडिट रिपोर्ट अकेले अकेले फाइनलाइज मत करो, अपने कंक्लूजन्स जो है वो क्या करो, डिस्कस करो। राइट हाँ, अगर डिसएग्रीमेंट है उसके बाद तो आप सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो, बट ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले यू शुड डिस्कस एंड शेयर योर रिस्पेक्टिव कंक्लूजन्स। डन। कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी वेरी इजी, 705 706। इफ यू आर गोइंग टू मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट यू शुड कम्युनिकेट योर एक्सपेक्टेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी एंड द प्रपोज्ड वर्डिंग ऑफ द मॉडिफिकेशन। If you are going to add EOM OM paragraph in your audit report, you should communicate this that you are expecting to insert a EOM OM paragraph in your audit report and the proposed wordings of the EOM OM paragraph to TCWG, and basically you should comply with the requirement of 705 and 706. Done. स्टूडियो लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था हमने, बोलो हाँ के ना। कोर क्या था इसमें? ट्रेड रिसीवेबल वैल्यूएशन वर्क वाज लुक्ड आफ्टर बाय एबीएन एसोसिएट्स। और उससे पहले हमने क्या देखा? अंडरस्टेटमेंट थी, इट वाज ऑब्जर्व दैट अंडरस्टेटमेंट वाज देयर। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या थी? देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेशन आउटलाइनिंग द डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर। तो भाई इन्होंने वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, ये इनका एक पाप है, वायलेशन ऑफ एसए 299 है। ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट किसने कर दिया? मुझे बताइए, ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट किसने कर दिया? एबीएन एसोसिएट्स ने। तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कम ऑन, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? एबीएन एसोसिएट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर ये लिखा होता कि वर्क वाज क्लियरली डिवाइडेड और ट्रेड रिसीवेबल इन्होंने डिवाइड नहीं किया था, वैसे वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ट्रेड रिसीवेबल इन्होंने डिवाइड नहीं किया था, तो मेरे हिसाब से ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए थी। इज दैट क्लियर? आ जाइए। एक ये क्वेश्चन था, ये आपका डीपीक्यू है, आप इसे राइटिंग में प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से मैच करता है, मतलब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ABC are joint auditors of a company. B is of the opinion that there are material misstatement in the financial statement of a company, okay, which if accounted for would turn profit reflected in financial statement of 25 crore to a loss of 5 crore. मतलब भाई 25 करोड़ का प्रॉफिट है, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हम लोग सही से एग्जीक्यूट करें, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना होती तो 5 करोड़ का लॉस होता। He therefore wants an adverse opinion to express in the audit report. However, ANC do not concur with his views and are inclined to accept management version. Is B required to go by the majority opinion of 2:1? Answer is no. B को भाई 2:1 से जाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, expected to issue common audit report but can issue separate audit report. No joint auditor is bound by the views of the other majority of the joint auditors. Come on, बोलिए। And please reference has to be given in the audit report of the other report issued by other joint auditors by inserting a other matter paragraph in compliance with SS 706. Easy. लीजिए, 2 MCQs भी किए थे हम लोगों ने, बहुत सिंपल से MCQs थे। आई होप आप लोगों ने क्लास में इन MCQs को एंजॉय किया। अब हम चलते हैं और आज के सेशन को कर देते हैं क्लोज। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।